नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी प्रियंका गांधी के वार से बेहाल पीएम मोदी की, कांग्रेस संकल्प सत्याग्रह से घबराई बीजेपी की, बात करेंगे संसद में विपक्ष की खास रणनीति की, कर्नाटक में फेल हुए बीजेपी के प्लान की और जानेंगे कर्नाटक में कैसे जेडीएस ने की बीजेपी की घेराबंदी, क्यों पश्चिम बंगाल में अपने ही गढ़ में हार रही है टीएमसी। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी अप्रैल में होने वाले बड़े बदलावों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने कर्नाटक में ट्रांसजेंडर सुश्री मजम्मा जोगती को बनाया पोल आइकॉन। चुनाव में ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल और मतदान के लिए प्रेरित करने के मकसद से उठाया ये कदम। इसरो ने फिर रचा इतिहास, भारत का सबसे बड़ा LVM-3 रॉकेट किया लॉन्च, अंतरिक्ष में एक साथ ले गया 36 सैटेलाइट। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर तैयार, ब्रिज पर ट्रॉली कार चलाकर किया गया ट्रायल, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव भी रहे मौजूद। राम सेतु मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल, राष्ट्रीय स्मारक और धरोहर घोषित करने की गई मांग। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करना बीजेपी को महंगा पड़ने वाला है। राहुल के समर्थन में आज कांग्रेस ने एकजुटता का संदेश देते हुए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज खुले मंच से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला। अपने भाषण में प्रियंका ने पीएम पर बड़ा बयान दिया, तो क्या कहा प्रियंका गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली के राजघाट पर कांग्रेस के संकल्प सत्याग्रह में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज एक नए अवतार और नए अंदाज में नजर आई। भाई राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा और उसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द होने पर प्रियंका मोदी सरकार पर जमकर बरसी। प्रियंका ने अपने संबोधन में पीएम मोदी को कायर तक कह दिया। अरे कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। प्रियंका यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि आपके मंत्री भरी संसद में मेरी मां का अपमान करते हैं। आपके एक मंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता नहीं कि उसके पिता कौन है। एक बेटा अपने पिता के मरने पर परिवार की पगड़ी पहनता है और परंपरा आगे बढ़ाता है। आप उसका अपमान करते हैं, लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, ना आपको कोई सजा होती है, आपको कोई संसद से बाहर नहीं निकालता, आपको कोई नहीं कहता कि आप सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकते। आप हमारे परिवार का अपमान करते गए। संसद में मेरे भाई ने मोदी जी को गले लगाया और कहा कि मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हमारी नफरत की विचारधारा नहीं है। क्या यही इस देश की परंपरा है? प्रियंका के इस वार से बीजेपी की बौखलाहट सामने आई है, जिसके बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के सत्याग्रह को दुराग्रह करार दिया और कहा कि कांग्रेस कोर्ट के फैसले का विरोध कर रही है। प्रियंका के इस वार से बीजेपी में खलबली मच गई है। खलबली तो आज कांग्रेस के एक्शन से भी बीजेपी में देखी गई। कांग्रेस ने आज संकल्प सत्याग्रह किया। यह सत्याग्रह राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में देश भर में हुआ। राजघाट पर संकल्प सत्याग्रह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका गांधी, जयराम रमेश समेत तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत की। इस मौके पर खड़गे ने बीजेपी को चुनौती देते हुए आर पार की लड़ाई का संकेत दे दिया है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे सहित प्रियंका गांधी के साथ तमाम नेता राजघाट के सामने गांधी स्मारक पर जुटे। पुलिस ने राजघाट पर कांग्रेस को सत्याग्रह करने की इजाजत नहीं दी थी। वहीं पूरे इलाके में पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के तमाम बड़े नेता गांधी स्मारक पर जुटे और जमकर मोदी सरकार पर हमला बोला। मंच से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी मानहानि के केस का तमाशा बना रही है। ये एक साजिश है जिसके खिलाफ राहुल गांधी लड़ रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। ये सत्याग्रह सिर्फ आज के लिए है, लेकिन ऐसे सत्याग्रह पूरे देश में किए जाएंगे। राहुल गांधी आम जनता के लिए लड़ रहे हैं। बयान राहुल गांधी ने कर्नाटक में दिया था, लेकिन मामला गुजरात स्थानांतरित कर दिया गया था। भाजपा के पास कर्नाटक में मानहानि का मुकदमा दायर करने की शक्ति नहीं थी। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, संसद में हमारी आवाज को खामोश करने के बाद सरकार ने हमें बापू की समाधि पर भी शांतिपूर्ण सत्याग्रह करने से मना कर दिया है। विपक्ष के हर विरोध को नकारना मोदी सरकार की आदत बन गई है। इससे हम डिगेंगे नहीं। सत्य के लिए अत्याचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आज देश के सभी राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। राहुल गांधी की ये लड़ाई अब संसद से सड़क तक पहुंच गई है। देश के अलग अलग हिस्सों से जो विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में ये विरोध प्रदर्शन और तूल पकड़ेगा। कांग्रेस के हल्ला बोल से बौखलाई बीजेपी ने कांग्रेस के सत्याग्रह को दुराग्रह करार दिया। खड़गे के तेवरों से साफ है कि 2024 की जंग में मुकाबला बराबरी का होगा। अब जनता बीजेपी को जवाब देगी। जवाब तो अब पीएम मोदी को भी संसद में देना होगा। कल जब संसद शुरू होगी तो एक बार फिर पूरा विपक्ष लामबंद होकर अडानी मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरेगा। तो कल संसद की कार्रवाई को लेकर क्या है विपक्ष की रणनीति, देखते हैं ये रिपोर्ट। 2 हफ्ते से संसद में सत्ता पक्ष के सांसद हंगामा मचाए हुए हैं। राहुल गांधी ने ब्रिटेन में जो बयान दिया उस पर माफी की मांग हो रही है, जबकि कांग्रेस की ओर से साफ ऐलान कर दिया गया था कि राहुल ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। ऐसे में माफी का तो सवाल ही नहीं उठता। संसद में राहुल गांधी अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। इस बीच राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया। राहुल अब सांसद नहीं है। ऐसे में अब चाहकर भी बीजेपी उनसे सदन में माफी की मांग नहीं कर सकती। दूसरी ओर विपक्ष पिछले 2 हफ्तों से लगातार सदन के अंदर और बाहर अडानी मामले पर चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है। इस मामले में जेपीसी गठन को लेकर सरकार पर दबाव बना रहा है। सदन तो सत्ता पक्ष ही नहीं चलने दे रहा था, जिस कारण वो अडानी मुद्दे पर सदन के बाहर रोज प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब विपक्ष का प्रदर्शन सदन के बाहर नहीं, सदन के अंदर दिखाई देगा। सरकार को अडानी मामले पर घेरने की रणनीति बनाने में विपक्ष जुट गया है। पहले से ही विपक्ष के अलग अलग दलों के नेताओं ने अडानी मामले पर चर्चा के लिए दोनों ही सदनों में नोटिस दे रखा है। सड़क पर तो कांग्रेस और विपक्षी दल इस मामले को उठा ही रहे हैं, लेकिन अब सदन में भी इस पर चर्चा की मांग हो रही है। इसके साथ ही जेपीसी मांग को लेकर भी विपक्षी दल अड़े हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया है कि जेपीसी से कम पर विपक्ष समझौता नहीं करेगा। पहले की सरकारों में जब विपक्ष की मांग पर जेपीसी गठन हो सकता है, तो आज मोदी सरकार क्यों जेपीसी के नाम से भाग रही है? अडानी गेट में ऐसा क्या है जिसे बचाने के लिए सरकार जेपीसी गठन को तैयार नहीं है? खड़गे के तेवरों से साफ है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता भले ही चली गई हो, लेकिन उन्होंने अडानी को पूरे देश का मुद्दा बना दिया है। संसद में मोदी सरकार की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, बल्कि बढ़ गई हैं। मुश्किलें तो कर्नाटक में भी बीजेपी की बढ़ी हुई हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मतदाताओं को अलग अलग तरीके से अपने पाले में करने में जुटे हैं। यही सब करते करते बीजेपी का एक दांव उस पर उल्टा पड़ गया है। दरअसल टीपू सुल्तान को लेकर बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक का सियासी पारा इस वक्त उफान पर है। अब कभी भी विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सियासी दल चुनावी मैदान में डट चुके हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल बीजेपी का टीपू सुल्तान को विलन बनाने का दांव उल्टा पड़ गया है। बीजेपी का कहना है कि टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने नहीं, बल्कि वोकालिंगा पुजारी उरीगोड़ा और नांजेगोड़ा ने मारा था। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि टीपू सुल्तान का शिगुफा छोड़कर वोकालिंगा समुदाय को अपनी तरफ खींच लिया जाए, लेकिन पार्टी की इस कोशिश पर पानी फिर गया। वोकालिंगा वोटर्स को अपने पाले में करने के चक्कर में बीजेपी को 20 से 30 विधानसभा सीटों का बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। उच्च शिक्षा मंत्री आईटी और बीटीसीएन अश्वत्थ नारायण ने एक रैली में टीपू सुल्तान को उरीगोड़ा और नंजेगोड़ा ने जिस तरह से जान ली थी, उसी तरह से विपक्ष के नेता सिद्धारमैया को भी खत्म करने की बात कह डाली है। कर्नाटक के चुनावी समीकरणों की बात की जाए तो वोकालिंगा समुदाय काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और दक्षिण कर्नाटक के जिलों में इसका दबदबा है। बीजेपी अभी तक वोकालिंगा वोट बैंक में सेंध नहीं लगा पाई है। वोकालिंगा समुदाय पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की जेडीएस और कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। वोकालिंगा उम्मीदवारों ने जिन 40 से 45 सीटों पर जीत हासिल की, उनमें से बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में 20 सीटें जीतने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन अब बीजेपी को अपने इस बड़बोले नेता की वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीजेपी नेता के इस बयान से पार्टी कमजोर पड़ गई है। हालांकि बाद में नेता ने अपने बयान पर माफी मांग ली। बीजेपी इस बार जनता का समर्थन हासिल कर पाने में नाकाम साबित हो रही है। बीजेपी सिर्फ टीपू की जयंती मनाने का विरोध कर लोगों का साथ हासिल नहीं कर पा रही है। कर्नाटक में अपनी हार को टालने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन जनता का रुख बदलता नजर नहीं आ रहा है। वहीं कांग्रेस के साथ साथ जेडीएस ने भी बीजेपी की घेराबंदी कर दी है। जेडीएस ने टीएमसी और बीआरएस के साथ गठबंधन करके चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। बस चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है। चुनाव आयोग साफ कर चुका है कि 15 मई के आसपास काउंटिंग हो जाएगी।
जेडीएस 92 और कांग्रेस 124 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। चुनाव की तैयारियों के मामले में कांग्रेस सबसे आगे चल रही है और तमाम सर्वे भी बता रहे हैं कि राज्य में वो सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। सवाल सिर्फ बहुमत के आंकड़े को लेकर है, क्योंकि कांग्रेस का आधार पूरे प्रदेश में है, जबकि बीजेपी 224 सीटों वाले कर्नाटक विधानसभा में मैसूर रीजन में बेहद कमजोर है। इस रीजन में 64 सीटें हैं और यहाँ जेडीएस और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होता रहा है। बीजेपी ने जेडीएस कैंप में सेंधमारी की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश सफल होती नहीं दिख रही है। उल्टा जेडीएस को नए सहयोगी मिल गए हैं। जेडीएस को ममता बनर्जी की टीएमसी और केसीआर की बीआरएस ने समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। बीआरएस ने कहा कि वो पहले तेलंगाना से सटे क्षेत्र में उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब पार्टी जेडीएस का समर्थन करेगी और उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। तेलुगु भाषी क्षेत्र में केसीआर जेडीएस के समर्थन में चुनाव प्रचार भी करेगी। इससे पहले जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की थी और इस मुलाकात में ममता बनर्जी कर्नाटक चुनाव में जेडीएस का समर्थन करने को तैयार हो गई हैं। ममता बनर्जी भी कर्नाटक चुनाव में जेडीएस के समर्थन में रैलियां करेंगी। साफ है, जेडीएस को मिले समर्थन से मैसूर रीजन में उसकी स्थिति और मजबूत होती दिख रही है, जिससे मैसूर रीजन में बीजेपी के लिए यहां रास्ता और मुश्किल हो गया है और मुकाबला जेडीएस और कांग्रेस के बीच हो सकता है। कर्नाटक में बने नए चुनावी समीकरणों से सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। नुकसान तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी को भी हो रहा है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन बड़ा खेला करने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। राज्य में पंचायत चुनावों का ऐलान कभी भी हो सकता है और अगले साल लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। जिस तरह से राज्य की जनता का मूड बदल रहा है, वो संकेत दे रहा है कि यहाँ टीएमसी कमजोर पड़ रही है और उसकी जगह वाम दल और कांग्रेस लेते दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में टीएमसी अपने सबसे मजबूत गढ़ सागर दिघी विधानसभा सीट कांग्रेस के हाथों हार चुकी है। कांग्रेस के बायरन विश्वास ने बड़ी जीत हासिल की थी और अब टीएमसी और बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले पूर्वी मेदिनीपुर में इस गठबंधन ने बड़ी सेंध लगा दी है। हल्दिया डॉग संस्थान प्रबंधन समिति के चुनाव में वाम दल और कांग्रेस गठबंधन ने क्लीन स्वीप कर दिया है। हर 2 साल बाद इस संस्थान में चुनाव होता है और पिछले 13 सालों में इस पर टीएमसी का कब्जा था, लेकिन इस बार वाम कांग्रेस गठबंधन ने डॉग चुनाव में सभी 19 सीटें जीती हैं। इसे पंचायत चुनाव से पहले जनता के बदलते रुझान का संकेत माना जा रहा है। चुनाव में बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस वाम गठबंधन से जुड़ी यूनियन मैदान में उतरी थी और तीनों ग्रुप ने सभी 19 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। 19 सीटों के लिए 58 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। इस चुनाव में बंदरगाह के स्थायी कर्मचारियों और अधिकारियों ने वोट डाला। पिछली बार 19 में से 18 सीटों पर टीएमसी का कब्जा था, जबकि सीपीएम को 1 सीट मिली थी। हल्दिया डॉक में वामपंथी संघ के प्रवक्ता ने कहा कि ये जीत दिखाती है कि हवा किस तरफ बह रही है। ये जीत तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के गढ़ माने जाने वाले पूर्वी मेदिनीपुर जिले में पंचायत चुनावों में वामपंथी और कांग्रेस दोनों के अच्छे प्रदर्शन का संकेत है। वामदल और कांग्रेस जहां लगातार 2 बड़ी जीत से उत्साहित है, वहीं बीजेपी और टीएमसी ने दावा किया है कि इस चुनाव का पंचायत चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये साफ है कि टीएमसी अपने सबसे मजबूत गढ़ में ही लगातार कमजोर होती दिख रही है और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन उसकी जगह लेता दिखाई दे रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात 1 अप्रैल को होने वाले बड़े बदलावों की। नए वित्त वर्ष शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। वित्त वर्ष में कई बदलाव होने वाले हैं। आज इस रिपोर्ट में हम आपको ऐसे बदलावों के बारे में जानकारी देंगे जो सीधा आपकी जेब पर असर डालने वाले हैं। तो क्या है ये बदलाव, देखते हैं ये रिपोर्ट। वित्त वर्ष 2023 खत्म होने जा रहा है। ये महीना यानी मार्च इस वित्त वर्ष का आखिरी महीना है। हर सेक्टर के लिए ये महीना काफी महत्वपूर्ण होता है। वित्त वर्ष के अंतिम महीने में कई जरूरी काम आपको निपटाने होते हैं, क्योंकि नए वित्त वर्ष में कई नियमों में बदलाव किया जाता है। हर महीने की शुरुआत की तरह ही अप्रैल में भी कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से होने जा रहे इन बदलावों के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पैन हो जाएगा निष्क्रिय। पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च की है। डेडलाइन के भीतर दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं करते हैं तो पैन इनएक्टिव कर दिया जाएगा। टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, बीएमडब्ल्यू, टोयोटा और ऑडी की गाड़ियों की कीमत में बढ़त होने जा रही है। 1 अप्रैल से नई दरें जारी होंगी। 1 अप्रैल से ज्वेलर्स केवल उसी आभूषण को बेच सकेंगे जिस पर 6 डिजिट का HUID नंबर दर्ज हो। ग्राहक पुरानी ज्वेलरी को बिना हॉलमार्क के निशान के भी बेच पाएंगे। डीमेट खाता धारकों को 1 अप्रैल 2023 से पहले नॉमिनेशन दर्ज करना आवश्यक है। ऐसा न करने की स्थिति में अकाउंट होल्डर्स के खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा। सेबी ने सभी म्यूचुअल फंड निवेशकों को आदेश दिया है कि 31 मार्च से पहले अपने नॉमिनेशन के कार्य को पूरा कर ले। ऐसा न करने की स्थिति में 1 अप्रैल 2023 से इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को फ्रीज कर दिया जाएगा। दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं के लिए लाभ। अब 1 अप्रैल से दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र बनाना अनिवार्य होगा।
इस महीने अलग अलग त्योहारों और जयंती के कारण देश भर में कुल 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। एनएससी में नकद, इक्विटी और फ्यूचर फंड ऑप्शन सेगमेंट में किसी तरह के ट्रांजैक्शन पर पहले 6% का शुल्क लगता था, जिसे अब 1 अप्रैल से वापस कर लिया जाएगा। हर महीने की पहली तारीख को सरकारी तेल कंपनियां गैस और सीएनजी के दामों में बदलाव करती हैं। अप्रैल में भी बदलाव हो सकते हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।